ऋग्वेद से एक उद्धरण है, शम नो द्यावा पृथ्वी पूर्वहूतौ शम अंतरिक्षम दृश्य नो अस्तु। इसका सरल सा मतलब है स्वर्ग, पृथ्वी, अंतरिक्ष, औषधियाँ, मतलब सब हमारे लिए शांति और आनंद लाएं। आज हम भारत की अंतरिक्ष यात्रा को जरा करीब से समझेंगे। आर्यभट्ट से चंद्रयान 3 तक का ये पूरा सफर। ये विषय यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए तो खास है ही, मतलब मेंस और प्रीलिम्स के लिहाज से, और उनके लिए भी जो बस जानना चाहते हैं कि भाई भारत ने अंतरिक्ष में क्या कुछ किया है। हमारे पास जो जानकारी है उसी के आधार पर ये बातचीत होगी। तो चलिए देखते हैं ये कहानी कैसे शुरू हुई, है ना। कहते हैं भारत की अंतरिक्ष में दिलचस्पी तो मतलब बहुत पुरानी है। पौराणिक कथाओं में भी इसका जिक्र मिलता है। पर जो असल तकनीकी शुरुआत हुई वो थी 21 नवंबर 1963 को, जब केरला में थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन TERLS से एक वो नाइकी अपाचे रॉकेट छोड़ा गया। ये एक साउंडिंग रॉकेट था, मतलब सीधा ऊपर जाकर वायुमंडल की जानकारी जुटाने वाला। इसने ऊपर जाकर सोडियम वाष्प छोड़ी, जो शाम को आसमान में दिखी भी थी। हाँ हाँ बिल्कुल। ये देखने में शायद छोटा कदम लगे, पर यहीं से वो नींव पड़ी थी जी। इसी के चलते फिर 15 अगस्त 1969 को INCOSPAR, मतलब भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, उसकी जगह इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन बना। और फिर जून 1972 में इसे अंतरिक्ष विभाग DOS के तहत लाया गया, ताकि इसे सही दिशा और वो साधन मिल सकें। अच्छा, और फिर आया एक बड़ा साल 1975। 19 अप्रैल को भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च हुआ। हालांकि इसे सोवियत संघ के कॉस्मोस 3M रॉकेट से भेजा गया था। ये बहुत बड़ी बात थी उस वक्त, इतनी बड़ी कि आपको याद होगा 2 रुपए के नोट पर कई साल तक आर्यभट्ट की तस्वीर छपी रही। इस कदम ने भारत को दुनिया के नक्शे पर कैसे ला दिया, मतलब क्या असर हुआ इसका? देखिए, इसने भारत को औपचारिक तौर पर जिसे कहते हैं स्पेस क्लब का सदस्य बना दिया। मतलब दुनिया के वो कुछ गिने चुने देश जो अंतरिक्ष में उपग्रह भेजने की क्षमता रखते थे, भारत उनमें से एक हो गया। इसे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के दरवाजे तो खुले, पर साथ ही ये एहसास भी हुआ कि भाई हमें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। यहीं से वो स्वदेशी तकनीक पर जोर बढ़ना शुरू हुआ। अच्छा, तो आत्मनिर्भरता की सोच यहीं से मतलब मजबूत हुई। इसी कड़ी में फिर वो रोहिणी सैटेलाइट्स आए। बिल्कुल। 1979 से 83 के बीच रोहिणी सीरीज के सैटेलाइट्स छोड़े गए, और खास बात ये थी कि इन्हें भारत के अपने रॉकेट SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया, श्रीहरिकोटा से। जब RS-1 कामयाब हुआ तो भारत खुद के रॉकेट से सैटेलाइट को पृथ्वी की कक्षा में पहुंचाने वाला दुनिया का 7वां देश बन गया, USSR, US, फ्रांस, UK, चीन, जापान के बाद। हाँ, डाक विभाग ने इस पर डाक टिकट भी जारी किया था शायद। हाँ, 18 जुलाई 1981 को 1 रुपए का डाक टिकट। तो SLV-3 एक शुरुआत थी, लेकिन शायद असली गेम चेंजर तो PSLV रहा, जिसे इसरो का वर्क हॉर्स भी कहते हैं। इसे बनाने की जरूरत क्यों पड़ी और ये इतना सफल क्यों रहा, जरा इस पर बताइए। देखिए, 80 के दशक के आखिर तक ये साफ हो गया था कि अगर हमें भारी सैटेलाइट्स भेजने हैं, खासकर पृथ्वी का चक्कर लगाने वाले, मतलब पोलर ऑर्बिट में, और विदेशी लॉन्च पर जो पैसा खर्च होता है वो बचाना है, तो एक भरोसेमंद और शक्तिशाली रॉकेट चाहिए ही चाहिए। यहीं से PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का जन्म हुआ। इसकी कामयाबी का राज है इसका डिजाइन, इसकी विश्वसनीयता और अलग अलग तरह के मिशन करने की इसकी क्षमता। हाँ, और आंकड़े भी तो यही बताते हैं। पहला मिशन वो PSLV D1 1993 में हुआ था, और तब से लेकर अब तक 63 प्रक्षेपणों में से 59 सफल रहे हैं। ये तो मतलब 93% से ज्यादा सफलता दर है। OceanSat-1 हो या एक ही उड़ान में रिकॉर्ड 20 उपग्रह छोड़ना, या फिर वो 2 अलग अलग कक्षाओं में उपग्रह भेजना। हाँ, C-34, C-35 मिशन थे वो। और अब तो भारत की पहली सौर वेधशाला आदित्य L1, वो भी PSLV C-57 से ही गया। हाँ बिल्कुल, और इसी PSLV की मजबूती ने हमें कह सकते हैं चांद तक पहुंचने का हौसला दिया। जी, यहीं से फिर चंद्रयान कार्यक्रम की शुरुआत हुई। चंद्रयान 1 2008 में वो भी PSLV से ही गया था, और उसने चांद पर पानी के अणुओं की खोज करके तो दुनिया को चौंका ही दिया था। हाँ, हालांकि 2019 में चंद्रयान 2 की लैंडिंग में वो आखिरी पलों में थोड़ी दिक्कत आ गई थी। हाँ, वो एक निराशाजनक पल जरूर था, लेकिन इसरो की खासियत यही है कि वो हार नहीं मानता, सीखना और आगे बढ़ना। और इसी का नतीजा था चंद्रयान 3,
23 अगस्त 2023 को विक्रम लैंडर ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक वो सॉफ्ट लैंडिंग की, मतलब आराम से सतह पर उतरा। और ये इसलिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि दक्षिणी ध्रुव पर उतरना बेहद मुश्किल माना जाता है। वहां रोशनी कम, तापमान बहुत कम, सतह उबड़-खाबड़। और ऐसा करने वाला भारत पहला देश बना। कमाल है। तो आर्यभट्ट से चंद्रयान 3 तक का ये जो पूरा सफर है, ये सिर्फ तकनीकी कामयाबी नहीं है, बल्कि ये भारत के लचीलेपन, उसके नवाचार और दूरदृष्टि की भी कहानी है। बिल्कुल। और अगर हम इसे जरा बड़े दायरे में देखें तो इन मिशनों ने न सिर्फ हमें मौसम पूर्वानुमान, संचार, नेविगेशन, संसाधन प्रबंधन, आपदा प्रबंधन में मदद दी है, बल्कि इन्होंने हमारी कीमती विदेशी मुद्रा बचाई है और भारत को वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था, मतलब ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में एक अहम खिलाड़ी बना दिया है। ये यात्रा अब सिर्फ सितारों तक पहुंचने के बारे में नहीं है, ये भविष्य को आकार देने के बारे में है, तकनीक के जरिए। आपने बिल्कुल सही कहा। भारत की अंतरिक्ष उड़ान सिर्फ ग्रहों और तारों तक ही सीमित नहीं, बल्कि ये भविष्य को आकार देने और सही में अरबों की आकांक्षाओं को उड़ान देने का प्रतीक है। अब सोचने वाली बात ये है कि अगली बड़ी छलांग क्या होगी? क्या हम मंगल पर इंसान भेजने की सोच रहे हैं या कुछ और भी बड़ा? इस चर्चा पर आपके क्या विचार हैं? नीचे कमेंट्स में ज़रूर साझा करें। और अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।